वो आपके मजाक को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी पूरी जासूसी और रिसर्च की है। आपने 17 बार डिलीट किया तो मैंने उसको समझा। आप ना मजाक मजाक में बहुत बातें कह जाते हैं। आपने कहा इस देश में चमचों की तो कमी है नहीं, और यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि चमचे ना मिले, और बात कुछ और कह रहे थे और आप खुद ही हंस पड़े मन से। आप इसको यहाँ पर जरा डिकोड कर दीजिए। देखिए, मैं एमएसएमई का मंत्री था, हाँ। तो बाद में मैंने दो काम किए कि रेलवे को बुलाया, कहा तो जो मिट्टी का ये होता है ना, वो जो उल्लड़ क्या बोलते हैं उसको, कुल्लड़। कुल्लड़, वो कुल्लड़ मैंडेटरी करो। और फिर मैं हवाई जहाज के कंपनियों को बुलाया, मैंने सबको। मैंने बोला तुम ये स्टील के चमचे के बजाय, मैंने आसाम में एमएसएमई से बाम्बू से, अच्छे क्वालिटी का बाम्बू है, उसके चमचे बनाए। और मैंने कहा वो भी चमचे बोले हम चाइना से बुलाते हैं। तो मैंने कहा भैया हमारे देश में चमचों की भी कमी है कि आप चाइना से ले रहे, हम है ना। और चमचा इतना होशियार आदमी होता है, जिस दिन प्याले में चीनी डाल दो वो दौड़ के आता है। तो मैंने कहा हमने 7 यूनिट आसाम में खड़े किए, और आज इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस एयरलाइंस में सब बाम्बू के चमचे मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। तो ये अच्छा हो, लोगों को रोजगार मिला, बाम्बू से हुआ। क्योंकि आपने इस बात को जोड़ के भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत होना बहुत मुश्किल नहीं है, बस हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ढंग से नहीं कर पा रहे। अगर ये दोनों मेल हो जाएं तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है वो पूरा होना, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जो पहली बात मैंने कही कि मैं एग्रीकल्चर में ही 80% काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो मैंने तय किया कि मैं अपना जो लाइफ है वो इस कॉज के लिए दूंगा। तो मेरा अभी 5 लाख किसानों का ग्रुप है। मैं हर साल एग्रो विजन करता हूँ, 40 वर्कशॉप लेता हूँ, गन्ना है सब जगह, उसकी जितना कुछ कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित, अब आपने विषय निकाला करके आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश से 1952 में गिर जात की गाय ब्राजील में गई थी, और वो 60 लीटर दूध देती थी। और उस गाय का जो बुल तैयार हुआ उसका नाम था टोरेंडो। उसका सीमेंस लाकर हमारे 2 लीटर वाले गाय को दिया तो गोरी हो गई 15 लीटर की। तो अभी हमने एक टेक्नोलॉजी लाई है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या हुआ कि हम लोग अभी 2 लीटर की देशी गाय को जब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और उसमें एक नई बात है, जैसे बेटी बचाओ अभियान था, वैसे अब बेटी बचाओ अभियान के गाय के लिए जरूरत नहीं है, गोरी बचाओ, क्योंकि 100% गोरीच होती है। और वो जो गोरी होती है वो 15 लीटर 20 लीटर बढ़ते जाती है। उसकी माँ, उसका जो बुल है, उसकी माँ का दूध कितना उसके प्रोपोर्शन में। ऐसे 3 सेंटर देश में खुल गए। एक चितड़े डेयरी करके जो बहुत प्रसिद्ध है ब्रांड, उनका सांगली में था। दूसरा पवार साहब ने बारामती में किया, और तीसरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी नागपुर में हुआ। और ये तीनों प्रोजेक्ट का उद्घाटन मैंने किया है। और अब मैं पीछे पड़ा हूँ कि हर गाँव, अच्छा इसमें एक है कि ये ह्यूस्टन है, ये जर्सी है, 3 वेत में वो भी कन्वर्ट होकर इंडियन बन जाती है। और ये इंडियन मिल्क और इसकी क्या विशेषता है वगैरह उसका अलग सब्जेक्ट है। तो अब धीरे धीरे दूध का प्रोडक्शन हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से फायदा होगा। अभी हमारे यहाँ बाम्बू की बात मैंने की, आपको पता है कि जो शायद इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब मोहन दारिया मंत्री थे, तो उन्होंने वेस्ट लैंड पर एक बहुत रिपोर्ट तैयार किया। मैं जब हवाई जहाज से जाता हूँ तो मैंने मजाक में कहा कि बाल जिसको नहीं, ऐसे टक्कल ही टक्कल दिखता है पूरा। आप हेलीकॉप्टर में नीचे देखो पेड़ नहीं दिखते हैं। अब वो पूरी वेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको अगर हम बाम्बू लगाते तो बाम्बू के कारण हम इन्वायरमेंट में तो फायदा होगा ही, पर उसको ग्रास करके काट कर इथेनॉल बनाएंगे, सीएनजी बनाएंगे, व्हाइट कोल बनाएंगे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी में वहाँ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझकर अगर हम नीतियाँ बनाते हैं तो मुझे लगता है कि तो 14% जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का एंड अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, वो अगर हम 22% पर लेके जाएंगे तो गाँव में रोजगार निर्माण होगा, समृद्धता और संपन्नता आएगी, और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़ दिया। हाँ, अब
चीन और अमेरिका का क्या करें? इनको कब पीछे छोड़ेंगे और ग्लोबल धूम कैसे मचाएगा हमारा देखिए, ऑटोमोबाइल? कब छोड़ेंगे, कौन से तारीख को छोड़ेंगे? 2030 का। देखो, ये बहुत कठिन है, इट्स नॉट इजी। ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और जिस प्रकार से हमारी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत सुधर गए। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने कहा तुम तुम्हारे गाड़ी के साथ अमृतांजन की बोतल देते जाओ, मतलब साले कमर इतनी दुखती है। वो बोले क्यों? मैंने कहा तुम्हारे डिजाइन कैसे हैं? अब धीरे धीरे इंडियन कंपनी भी बहुत सुधर गई, उनके भी डिजाइन देखो फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, क्वालिटी भी बेस्ट है, एवरेज भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी बेटर है। तो धीरे धीरे मैं बताता हूँ कि अब मर्सिडीज के चेयरमैन मुझे मिले थे, मैंने उनकी इलेक्ट्रिक मर्सिडीज लॉन्च की। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम इलेक्ट्रिक ही बनाएंगे और इलेक्ट्रिक का हमारा मैन्युफैक्चरिंग करने का जो है वो पूरा इंडिया से बनाएंगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। अभी ये रेंज रोवर ये चेन्नई में बनना शुरू हो गया। तो अब धीरे धीरे वर्ल्ड के सब, एक आधे ब्रांड को छोड़ दो, उनको भी आना पड़ेगा। तो उनको हमने कहा कि ये चाइना में बनाकर यहाँ इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, यहाँ इंसेंटिव चाहिए तो यहाँ बनाओ। तो नेचुरली सब ब्रांड आ गए, उस क्वालिटी के आ गए, और इससे डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत ग्रोथ है और इंटरनेशनल मार्केट में भी है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने तो उस समय मिलते लोग तो टारगेट देता हूँ 5 साल में, और ये बहुत कठिन काम है। पर जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सुधार रहे हैं, क्वालिटी सुधार रहे हैं, इनके डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। और जेसीबी मालूम है आपको, मेरे आग्रह पर उन्होंने डीजल और सीएनजी के हाइब्रिड इंजन पर जेसीबी बनाया। उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। अब जेसीबी जो है, अमेरिका वाले कहते कि इंडियन जेसीबी हमको भेजो। तो आज धीरे धीरे हमारी यहाँ की कंपनियां स्ट्रांग बन रही है, क्वालिटी में, डिजाइनिंग में एट पार है, कॉस्ट में कम है, और प्रॉफिट दिखता है। तो बताने की जरूरत ही नहीं जी। जैसे हमारे यहाँ गांव में खेती में तो जो हरा घास होता है ना, वो जानवर वैसे ही चले जाते हैं वैसे जब प्रॉफिट दिखा तो इनको कोई बूस्टअप करने की जरूरत नहीं है, बराबर उस पहले हमारे से पहले पहुंच जाएंगे। और ये होने वाला है, और हिंदुस्तान आगे जाने वाला है, और वर्ल्ड में आप देखते रहो, मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% ये सक्सेस होगा। कुछ लोग दुनिया के आगे शर्त रखते हैं और उनकी शर्तें मान ली जाती है। आप ऐसे ही एक व्यक्ति की आगे शर्त रख देते हैं, एलन मस्क के आगे। वो दुनिया के आगे शर्त रखते हैं कि भाई ये होगा, और आप कहते हैं नहीं ये होगा तब ये होगा। तो ये कैसे? देखो, मैं कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। आपको पता नहीं, मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कुछ चेहरे तो मैं तब के पहचानता हूँ। तब प्रफुल्ल पटेल हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। तो मैं बेचारा प्रफुल्ल पटेल को कहा कि एक मीटिंग बुलाओ। तो ये सब ऑटोमोबाइल वालों की मीटिंग बुला। जैसे ही इथेनॉल का नाम निकाला, सब विरोध करने लगे। मैंने स्कैनिया की 15 बसेस 100% बायो इथेनॉल पर 1.5 साल नागपुर में सक्सेसफुली चलाई। तो अब शुरुआत में क्या होता है, जो कोई भी आउट ऑफ बॉक्स काम होता है उसमें थोड़ा विरोध होता है। तो मैं अब ये ट्रैक्टर वालों को कहा कि तुम्हारा अभी यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स की फाइल पड़ी है, रख दी है मैंने। 1 साल में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर, सीएनजी का ट्रैक्टर और हाइड्रोजन का ट्रैक्टर सब लाओ, नहीं तो साइन कर दूंगा। बोले 1 लाख रुपए कीमत, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, तुम करते हो, हाँ कहो या ना कहो, तो मेरे लिख दो मेरे को। वो लिख के रखा है फाइल पर, 1 साल के अंदर हम देंगे। देखो, अब यही बात, ये बैठे, मैं इनके रिस्पेक्ट, दे आर गुड पीपल। ये जब यूरो 4 में थे हम लोग, इमिशन नॉर्म में, तो मेरे यहाँ ये लोग आकर, अब ये एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक कंपनी के एमडी थे, इस क्षेत्र के सबसे बहुत बड़े, वो मेरे मित्र भी थे मुंबई से। वो मेरे को कहे कि होने वाला नहीं है ये, तुम्हारे पास फ्यूल नहीं है, और तुम ये जिद करके बैठे हो कि एकदम जंप मार रहे हो कि ये इमिशन नॉर्म यूरो 4 से यूरो 6 पे जा रहे हो, BS 6। ये संभव नहीं है। खूब विरोध किया इन्होंने। फिर मैंने एनवायरनमेंट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, तीनों को इनको बुलाया, खूब समझाया। तब आखिरी में मैंने कहा आएंगे तो मेरे साथ, नहीं आए तो घसीटते हुए तुमको ले जाऊंगा। 1 साइड लिया। अब वो व्यक्ति पब्लिकली कहते हैं कि हमें कहीं नहीं लग रहा था कि ये सक्सेसफुल होगा, पर आपने सक्सेसफुल करके दिखाया। तो मैंने कहा ये बात इसलिए सच है कि जब लड़कों को तैरना सिखाना पड़ता है तो उसको बोला उतर पानी में, नहीं डरता वो, एक बार ढकल देना उसको तो वो स्विमर अच्छा बन जाता है।
तो मैंने केवल ढकलने का काम अच्छे भाव से किया है, बुरे भाव से नहीं। नहीं, मुझे समझ में आ